Hello, students. Welcome on Badal Sir Education. So, students, today's video is going to be the part 3 of prelims paper analysis of the year 2024. बट हमने ना आज के वीडियो से अब हम थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब भी हम PYQ एनालाइज करेंगे ना विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वी विल कंटिन्यू विद सब्जेक्ट वाइज scheme. Okay, subject wise, like today's video will focus on polity questions of 2024 prelims. नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे होगी पूरी. ओके, एंड द नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी पे होगी एंड सो ऑन. उसके बाद इकोनॉमी पे होगी, इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी MCQ होंगे एक वीडियो स्पेसिफिकली उन पे आएगी. ओके, एंड स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इन द कमिंग टाइम्स आई विल बी अपलोडिंग videos on last 15 years of UPSC prelims paper with detailed explanation, as well as जो स्टेट के सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स होते हैं ना, MPPSC, UPPSC, BPSC एंड हरियाणा सिविल सर्विसेज, उन सभी को भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स बिगिन विद टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, हु वाज द provisional president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? See, they are not asking you the president, they are asking you provisional president कौन थे संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद से पहले. सिंपल टर्म्स में ये सवाल है. योर ऑप्शंस आर ए सी राजगोपालचारी, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी TT कृष्णचारी एंड डी सच्चिदानंद सिन्हा. ओके, सो बताइए आप, क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर थे क्या? नो, डॉक्टर BR अम्बेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे हेड, नोट प्रोविजनल प्रेसिडेंट. जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे ना वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. सी, बिल्कुल इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बट ऑफन एस्पिरेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं ऐसे फैक्ट्स को. तो याद रखिएगा, कंस्टिट्यूंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे. ओके, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं. कंस्टिट्यूंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है दैट टुक प्लेस ऑन December 9 in 1946. मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग बिकॉज मुस्लिम लीग अपनी डिमांड पे अड़ी हुई थी दैट इट वांटेड अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान. तो कंस्टिट्यूंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है इट वाज अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स. और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है दैट इज हियर. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वॉज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट और प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस. ये फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर. ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे. और फ्रांस में ऐसा होगा कि जब भी कोई नई बॉडी बनती होगी तो सबसे पहले नया प्रेसिडेंट बनाने से पहले प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो होगा वो ओल्डेस्ट मेंबर होगा. ओके, तो आप याद रखिएगा. वैसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी MCQ था. मूविंग अहेड, सी द क्वेश्चन सेज, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ 1 एडिशन, 2 वेरिएशन, 3 रिपील. अब आपको बताना है कि 368 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 368 उसके तहत पार्लियामेंट इनमें से किस किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है. ए ऑप्शन सेज 1 and 2 ओनली, केवल एडिशन और वेरिएशन से. बी 2 and 3 वेरिएशन और रिपील से. सी 1 and 3 एडिशन एंड रिपील से. एंड डी 1, 2, 3 एडिशन, वेरिएशन, रिपील. ओके, तो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन 1, 2, 3. पार्लियामेंट जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है ना इट कैन डू सो बाय एनी ऑफ दीज मीन्स. ये तीनों तरीके से कर सकता है. नई चीज़ ऐड कर सकता है, एग्जिस्टिंग में वेरिएशन लेके आ सकता है, बदलाव कर सकता है, उसमें रिपील, उसको हटा सकता है. ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. आर्टिकल 368 इन पार्ट 20, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. पार्ट 20 में आर्टिकल 368 डील्स विद पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर. It states that Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation or repeal any provisions of the Constitution in accordance with procedure laid down for the purpose. ये देखिए कि अगर अमेंड करना है ना
तो वो इन तीनों तरीके से कर सकता है, एडिशन, वेरिएशन, रिपील, और वो किसी भी प्रोविजन को कर सकता है ऐसा। और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस which forms the basic structure of the constitution. This was ruled by Supreme Court in केशवानंद भारती केस। ये एडिशन, वेरिएशन और जो रिपील है ना, तीनों तरीके से कर सकता है। ओके, सो करेक्ट आंसर डी हो गया आपका इस केस में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। सी, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड द राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राइट टू जो प्राइवेसी है, आपका राइट टू प्राइवेसी, वो इनमें से रिकॉग्नाइज किया है किस आर्टिकल के तहत? वेरी इजी क्वेश्चन। ए आर्टिकल 15, ए आर्टिकल 16, ए आर्टिकल 19 एंड डी आर्टिकल 21। सी, द करेक्ट आंसर इज डी। आर्टिकल 21 का इनएलिएनेबल पार्ट है राइट टू प्राइवेसी। जो हमारा राइट टू लाइफ है, लिबर्टीज है, वो आर्टिकल 21 में ही तो है। तो राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो इनहेरेंट इन आर्टिकल 21। ये देखिए, ये जो है ना, आपको किसी बुक में ऐसे नहीं लिखा मिलेगा जो आप कन्वेंशनली किसी बुक को पढ़ते आ रहे हैं ना कि राइट टू प्राइवेसी इसका पार्ट है, लेकिन न्यूज़पेपर से आया था सवाल। राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड लिबर्टी, रूल सुप्रीम कोर्ट, और लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 ही है। ये देखिए आप, ये जजमेंट भी याद रखिएगा आप, किस जजमेंट में आया था। के.एस. पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2017 में जजमेंट आई थी ना, उसके देखिए। तो यूपीएससी जो है सवाल न्यूज़पेपर से भी उठाता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। द क्वेश्चन सेज ए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिट इश्यू करते हैं ना, देयर आर रिट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो किस पर्पज से मतलब इश्यू की जाती है? ए ऑप्शन इज ए गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसलिए करते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर को प्रोहिबिट किया जा सके कि वो एक पर्टिकुलर एक्शन ना ले। देखिए ए ऑप्शन में कितनी चालाकी की है, एस्पिरेंट से या स्टूडेंट से गलती करवाने के लिए उन्होंने ना सेम सा टर्म डाल दिया कि बच्चे प्रोहिबिशन को ही देखेंगे और रिट ऑफ प्रोहिबिशन में प्रोहिबिशन होता है, और जल्दबाजी में इसको ए को मार्क कर देंगे। आप ये भी दिमाग लगाइए, apply some logic that why UPSC put this option on sequence number 1। UPSC इसको B पे भी रख सकती थी या D ऑप्शन भी पुट कर सकती थी, लेकिन केवल आपने पढ़ा होगा कहीं की प्रोहिबिशन का मतलब प्रोहिबिट करना है, तो आप बस इसको देखें और जल्दबाजी में मार्क कर दें। बट दिस इज नॉट द आंसर। द आंसर इज सी ऑप्शन, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रिट जब इशू करते हैं जब उन्हें किसी एक लोअर कोर्ट को रोकना होता है, प्रोहिबिट करना होता है, दैट एक पर्टिकुलर केस के अंदर आप प्रोसीड मत करिए, उस केस को आप रुक जाइए, उस केस के आप दखलंदाजी मत करिए, उस केस पे आपको फैसला नहीं देना है। ओके, अब आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है ना, उसका लिटरल मीन्स है टू फॉरबिड। इट इज़ इश्यूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। ये तो क्वेश्चन में भी लिखा है, हायर कोर्ट आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गए दोनों। किस लिए? ये एक ट्रिब्यूनल को भी इशू की जाती है, ये भी याद रखेंगे आप। कल को स्टेटमेंट आ जाए दैट रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड अगेंस्ट अ ट्रिब्यूनल। यस, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट अ लोअर कोर्ट एज वेल एज अगेंस्ट अ ट्रिब्यूनल। विद व्हाट पर्पज? to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess। ये लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को रोकता है कि आप जुरिस्डिक्शन आप अपना जुरिस्डिक्शन, अपनी लिमिट जो है, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है किसी केस को कैसे डील करना है, आप उसको एक्सीड कर रहे हैं, ये आपके दायरे में नहीं आता है, तो उसको रोकता है ये। दस अनलाइक मैंडमस दैट डायरेक्ट्स एक्टिविटी। रिट ऑफ मैंडमस में तो एक्टिविटी डायरेक्ट की जाती है ना, कमांड इशू करके। रिट ऑफ प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कल को स्टेटमेंट आ जाए रिट ऑफ प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी, तो वो क्या होगा? वो सही स्टेटमेंट होगा। यस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इनएक्टिविटी डायरेक्ट करती है, और यूपीएससी लिख दे रिट ऑफ प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स एक्टिविटी, सो इन दैट केस द ऑप्शन विल बी रॉन्ग। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है ये भी याद रखिए आप, इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड कासी जुडिशियल अथॉरिटीज़। अब याद रखिएगा आप, ऐसे एक्रोनियम बना लिए JQJ,
जुडिशियल एंड कासी जुडिशियल अथॉरिटीज, JQJ। भाई रिट ऑफ मैंडमस किसके अगेंस्ट आएगी? केवल लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट, और उन जिनका नेचर कैसा हो? JQJ, जुडिशियल एंड कासी जुडिशियल अथॉरिटी। इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज। जो प्रशासनिक अथॉरिटीज़ हैं आपकी, या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं हमारी, या प्राइवेट इंडिविजुअल हैं जैसे मैं और आप हैं, या कोई बॉडी है और, उनके अगेंस्ट नहीं आ सकती। दिस रिट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट जुडिशियल एंड कासी जुडिशियल बॉडीज। तो राइट आंसर हमने देख लिया है सी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नाउ मूविंग अहेड। ओके, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाला थीम है ना, ये तो फेवरेट है यूपीएससी का। एवरी ईयर इट्स नेचुरल, ये तो इनकी हैबिट है दैट एवरी ईयर और एवरी सेकेंड ईयर दे आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस डोमेन. So question is, with reference to the Government of India Act 1935, consider the following statements. Option 1 says, it provided for the establishment of an All India Federation based on the union of the British Indian provinces and princely states. Government of India Act 1935 ने All India Federation प्रोवाइड किया था जिसमें यूनियन होगी ब्रिटिश प्रोविंसेस की और प्रिंसली स्टेट्स होंगे. डी ऑप्शन सेज डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर. जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स हैं ये फेडरल लेजिस्लेचर के अंडर थे. आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. ए ऑप्शन सेज 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 and 2. सो बताइए, मार्क करिए आप अपना ऑप्शन. सी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन 1 ओनली. बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ना एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना कर दी थी जिसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स थे. बट सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स थे ना, दे वर नॉट अंडर फेडरल लेजिस्लेचर, दे वर अंडर गवर्नर जनरल. ये गवर्नर जनरल के अंडर थे बिकॉज दे वर रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स. रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था ना, जिसने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया था रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में, तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स एंड दीज वर अंडर गवर्नर जनरल, नॉट फेडरल लेजिस्लेचर. ओके ओके, एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्ट. This act provided for the establishment of an all India federation consisting of provinces and princely states as units, and this is also given in the question कि all India federation की स्थापना कर दी थी जिसमें provinces और princely states थे. As well as this act divided the powers between the center and units in terms of 3 lists: federal list, provincial list and concurrent list. ओके, ये पैटर्न इंडिया में आज भी हम फॉलो करते हैं. वी हैव यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. उस टाइम पे ये फेडरल और प्रोविंशियल थी. एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द एक्ट वाज रेजिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द वॉइस रॉय. सी, अब यूपीएससी मान लीजिए किसी दूसरे साल पूछ ले दैट रेजिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द प्रोविंसेस. नो, 1935 के एक्ट के तहत रेजिड्यूरी पावर्स वॉइस रॉय के पास थी. However, the federation never came into being as the princely states did not join it. Okay, अब एक और MCQ बन सकता है इसी MCQ से, इसी स्टेटमेंट से. दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टेब्लिश की ना, वो आपको बोल देंगे वाई इट डिड नॉट कम इन टू बींग. ये एग्जिस्टेंस में क्यों नहीं आई, और ऑप्शंस दे देंगे आपको जिनमें से एक ऑप्शन होगा फेडरेशन नेवर केम इन टू बींग बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन इट. अब वो 4 ऑप्शन लिख देंगे आपको वाई लगा के कि फेडरेशन डिड नॉट केम इन टू बींग बिकॉज वॉइस रॉय अबोलिश्ड इट, ऐसे करके. सेकंड लिख देंगे सही ऑप्शन, प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन इट. थर्ड स्टेट ये एग्जिस्टेंस में नहीं आई बिकॉज ऑफ कोई मूवमेंट शुरू होगी. रैंडम ऑप्शन कुछ भी डाल देंगे वो. ओके, तो आप ध्यान रखिएगा, ये फेडरेशन बनाई थी बट इट डिड नॉट केम इन टू बींग बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स रिफ्यूज टू ज्वाइन इट. ओके ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल
टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ये क्वेश्चन देखिए ऐसा है कि 8th शेड्यूल में हमारे ना लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और 71st अमेंडमेंट एक्ट जो था ना उसने कुछ नई लैंग्वेजेस इंसर्ट करी 8th शेड्यूल में। और अब आपसे पूछा इनमें से कौन सी वो लैंग्वेज थी जो इंट्रोड्यूस हुई 8th शेड्यूल में इस एक्ट के तहत। ओके, सो योर ऑप्शंस आर, 1 इज कोंकणी, 2nd इज मणिपुरी, 3rd is Nepali, and 4th is Maithili. So select the correct answer using the code given below. So बताइए कौन सा करेक्ट है, 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 3 and 4 और 2, 3, 4 बताइए। See, the correct answer for this MCQ is A option, 1, 2 and 3. Konkani, Manipuri and Nepali, these languages were inserted into 8th schedule through 71st Amendment Act. Okay, and Maithili was included via 92nd Amendment Act. So अगर इनमें से अगर आपको ये 3 नहीं पता होती और अगर आपको पता था दैट मैथिली वॉज इंक्लूडेड by 92nd Amendment Act, then also you could have solved this MCQ because मैथिली को आप एलिमिनेट कर लेते and 1, 2, 3 पे आप आ जाते। Okay, so let's see the explanation. Here is the explanation. Sindhi was added by 21st Amendment Act of 1967. एक सिंधी लैंग्वेज है जो 1967 एक्ट से आई। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली ये 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से आई एंड दीज ऑल वर गिवन इन द क्वेश्चन ऑल्सो। बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड सैंथली वर एडेड बाय 1992 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 एंड उड़िया वॉज रीनेम्ड एज ओडिया बाय 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। जो उड़िया लैंग्वेज थी उसका नाम उड़िया किया गया ODIA बाय 96th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये देखिए एडिशनल फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ये कुछ ट्रिक बना लीजिए। जैसे सिंधी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिंधी की स्पेलिंग शुरू होती है SI से, वेयरएज 21 को हम कैसे लिखते हैं 2, तो 2 की जो शेप है ना ये S से मिलती है, 2 S ऐसे लिखेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे कुछ अपने दिमाग में याद रखने के लिए कर लीजिए कि सिंधी लैंग्वेज आई थी 21 से, और ये I से थोड़ी ट्रिक याद कर लीजिए, जैसे 1 को हम ऐसे लिखते हैं तो सिंधी आई थी 21st अमेंडमेंट एक्ट से ऐसे। ओके, मणिपुरी, नेपाली एंड दिस कोंकणी ये आई 71st से, और इनकी ट्रिक याद कर लीजिए आप 92nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी आई 2003 से। तो आप इसको ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे भी जो भी आप एक्रोनियम बनाना चाहें, जैसे भी करके, है ना, कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी आई BDSM। अब ये तो आप कभी जीवन में भी नहीं भूलेंगे दैट BDSM जो है ये लैंग्वेजेस हैं, बोडो, डोंगरी, संथली एंड मैथिली 92nd। ओके, ये ट्रिक आप याद रखेंगे। अब कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो म्यूनिसिपैलिटीज की पावर है वो पार्ट 9A में है। सेकेंड इज इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। अब आपको देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट याद होने चाहिए आपको। तो ये बात तो सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 20 में है। ओके, इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में है। कुछ तो ऐसे भी महानुभाव होते हैं प्रीलिम्स में जिनको ये भी नहीं पता लगेगा कि ये 18 है या 17 है। ओके, तो इमरजेंसी प्रोविजंस 18th में है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो आपकी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी लेके आया, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी ना ये म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये पार्ट 9A में है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज पंचायत पार्ट 9 में है एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ पार्ट 9A में। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ इज D ऑप्शन,
ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसका। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, तीनों इनमें कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं चाहिए, ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको आता है, ये पार्ट पता है, तो आप इसको राइट मार्क कर देते, अदरवाइज यू वुड हैव लेफ्ट इट और योर आंसर वुड हैव बीन रॉन्ग। ओके, तो ये पार्ट यहीं से याद कर लीजिए आप, म्युनिसिपैलिटीज 18th एंड दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज how many delimitation commission have been constituted by the government of India act till December 2023? कितनी डिलिमिटेशन कमीशन अब तक बिठाई जा चुकी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिसंबर 2023 तक? सी द करेक्ट आंसर इज डी, 4। अभी तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन आ चुकी हैं हमारे देश में। फर्स्ट वॉज सेटअप इन द ईयर 1952, सेकेंड वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 1962, and third was constituted in 1972, and fourth was constituted in the year 2004. Okay, आप याद रखेंगे इसको। नाउ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन करती क्या है, इसका क्या कोर ऑब्जेक्टिव है? इट fixes the number of seats and boundaries of territorial constituencies in each state for the Lok Sabha and the legislative assemblies. इसका काम है नंबर ऑफ सीट्स निर्धारित करना कि लोकसभा और विधानसभा में कितनी सीटें रहेंगी, और जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज होती है ना, जो लोकसभा क्षेत्र होता है और जो विधानसभा क्षेत्र होता है, उनकी बाउंड्रीज डिटरमाइन करती हैं ये। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, इसका कोर ऑब्जेक्टिव है। नाउ वी विल लुक एट द कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन में ना एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है जो उसका चेयरपर्सन होगा। यूपीएससी बोल देगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, नो, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, और वो ही चेयरपर्सन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा इंडिया का इसमें, और जो रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स है ना, वो भी होंगे। एंड कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस कमीशन की, डिलिमिटेशन कमीशन की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करेंगे देश के, सलाह करके किसके साथ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव निर्वाचन आयोग के साथ। ओके, तो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लिए डिलिमिटेशन कमीशन की हमने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट 1971. Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the council comprises which of the following members? 1. Governor of the constituent state. 2. Chief Minister of the constituent state. 3. Members to be nominated by the President of India. And 4. Home Minister of India. तो बताइए आप, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना हुई है 1971 में, इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 2002 भी आया, तो उसके तहत कौन कौन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में होते हैं बताओ? सी द करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3। गवर्नर रेस्पेक्टिव जो स्टेट्स हैं, कंस्टिट्यूंट स्टेट्स जो इसमें शामिल हैं, उनके गवर्नर होते हैं, सीएम भी होते हैं सभी स्टेट्स के, और 3 ऐसे मेंबर्स भी हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। Whereas this was confusing. Home Minister is common chairman of all councils. ये जितनी भी काउंसिल्स हैं ना, जोनल काउंसिल्स हैं आपकी, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न, सेंट्रल, सदर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, सबका है, बट वो चेयरमैन है, बट ही इज़ नॉट अ मेंबर। ये इसकी प्रिविलेज है चेयरमैन होना, बट वो मेंबर नहीं है उनका। सो दिस इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ए ओनली, ए। 1, 2, 3। ये देखिए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है ना, इट वाज क्रिएटेड बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दिस एक्ट, नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट ऑफ 1971। अब आप ये एक दिमाग लगाइए कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल तो इस एक्ट से है, तो जो बाकी दूसरी काउंसिल हैं, सेंट्रल काउंसिल, सदर्न काउंसिल है ना, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, ये जितनी भी हैं, वो कौन से एक्ट से आती हैं बताओ आप? दे वर एस्टेब्लिश्ड बाय, और दे आर एस्टेब्लिश्ड अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1952। अब देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर कौन कौन है? आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। और आप एक और चीज़ याद रखिएगा, सिक्किम वॉज द लास्ट स्टेट, और सिक्किम वॉज द लास्ट प्लस लास्ट या 8th स्टेट था जिसने इसको ज्वाइन किया, इस काउंसिल को। ओके, ये फैक्ट भी याद रखेंगे।
और ये देखिए इसके जो फंक्शन है इस काउंसिल के, दे आर सिमिलर टू अदर जोनल काउंसिल्स। और ये क्या करती है, प्लानिंग बनाती है कि हमारे जो रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसको लेके क्या कॉमन इंपॉर्टेंट की चीज़ें हैं और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं उस रीजन में सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए, और कहाँ कहाँ गैप्स है और क्या क्या किया जा सकता है। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 80। ये 80 क्वेश्चन था प्रीलिम्स के पेपर में। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमेटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। जो लोकसभा की एथिक्स कमेटी है ना, इसको लेके कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखिए ऑप्शंस को पढ़ने से पहले आपको एक लॉजिक ये बता दूं, आप अगर दिमाग लगाएं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, तो हियर इज द आंसर। लोकसभा एथिक्स पैनल रिकमेंड्स एक्सपल्सन ऑफ तृणमूल एमपी महुआ मोइत्रा। हमारे कंट्री में ना एक वेव आ गई थी, महुआ मोइत्रा जो एमपी हैं तृणमूल कांग्रेस से, जो टीएमसी है ना ममता बनर्जी की पार्टी, वहाँ से वेस्ट बंगाल में, तो उनके अगेंस्ट एक मोशन लेके आया गया था कि इनको हटाया जाए, रिमूवल मोशन। उन्होंने कोई प्रिविलेज वॉयलेट कर दी थी हाउस की, या कुछ ऐसे एलिगेशंस लगे थे कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है हाउस की प्रोसीडिंग्स में। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था। देखिए आप, सी द क्वेश्चन इज, अब आपको बताना है एथिक्स कमेटी को लेके क्या क्या सही है। इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी, ओके। सेकंड सेज ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर कोई मेंबर ऑफ लोकसभा का कंडक्ट अनएथिकल है तो इसकी जो कंप्लेन है वो केवल मेंबर ऑफ लोकसभा ही दे सकता है, ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा। एंड थर्ड इज दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। ये कमेटी उस मामले को नहीं देख सकती जो ऑलरेडी जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत चला हुआ है। मान लीजिए कोर्ट इंक्वायरी कर रहा है किसी मैटर पे, तो एथिक्स कमेटी उस मैटर को इंक्वायर नहीं करेगी। दिस इज फाइन, ये करेक्ट है। जुडिशियल प्रोसीडिंग, सब जुडिस का मतलब होता है एनी मैटर दैट इज अंडर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जब न्यायपालिका देख रही है तो आप क्यों ही देखेंगे, कोर्ट तो बहुत ही ऊपर है ना। तो थर्ड इज करेक्ट बट सेकंड इज रॉन्ग। कोई भी रिपोर्ट कर सकता है, इवन द मीडिया हाउसेज कैन रिपोर्ट कि कोई अनएथिकल कंडक्ट हुआ है लोकसभा के मेंबर द्वारा, ठीक है, कोई भी। सो 2 ऑप्शन तो गलत है। ओनली जो वर्ड है ये मैक्सिमम केसेस में गलत ही होता है, तो आप ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज जब ये एस्टेब्लिश हुई थी ना इनिशियली, इट वॉज एन एड हॉक कमेटी, लेटर ऑन इट वॉज मेड अ परमानेंट कमेटी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 1 and 3 एंड दिस इज योर आंसर, सी ऑप्शन 1 and 3। ओके, ये रीज़न बता दिया क्यों पूछा गया था ये सवाल। एंड हियर इज़ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये जो कमेटी है राज्यसभा में 1997 में आई एथिक्स कमेटी, और लोकसभा में 2000 में, सॉरी 2000 में आई है लोकसभा के अंदर। अब ये देखिए स्टेटमेंट कल को ऐसे आ सकता है, रिवर्स कर दिया जाएगा कि लोकसभा में तो ये आई 1997 में और राज्यसभा में आई 2000 में ना, राज्यसभा ने पहले एस्टेब्लिश किया था इसको। ये करती क्या है, इसका कोर ऑब्जेक्टिव, इट एनफोर्सेस द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एक कोड ऑफ कंडक्ट कि उनका जो आचरण है, कंडक्ट है, वो एक खास तरीके से रहेगा। ये एग्जामाइन करती है केसेस ऑफ मिसकंडक्ट एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन। जांच पड़ताल करती है कि कहीं कोड ऑफ कंडक्ट को वोलेट तो नहीं किया किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। दस इट इज़ एंगेज्ड इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन पार्लियामेंट। ये डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करती है। ओके, ये एक्सप्लेनेशन देख लिया हमने। तो जनरली 2024 में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे वो देखिए न्यूज़पेपर से भी उठ के आए थे, न्यूज़ से भी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट who recognizes and declares any community of that state as scheduled tribe। ये गवर्नर है, जो राज्यपाल है राज्य का, वो रिकॉग्नाइज और डिक्लेयर करता है किसी भी कम्युनिटी को एक स्टेट के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब, जो ST का स्टेटस दिया जाता है, जो ST दर्जा मिलता है किसी समुदाय को, किसी कम्युनिटी का, वो गवर्नर देता है। सिंपली ये पूछ रहे हैं आपसे। एंड सेकंड इज कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। एक कम्युनिटी एक स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब है तो वो जरूरी नहीं कि दूसरे स्टेट में भी शेड्यूल्ड ट्राइब हो। बताओ क्या ये ठीक है? करेक्ट बताना है आपको। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2।
सी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज बी, टू ओनली। एक कम्युनिटी किसी एक स्टेट में एसटी है ना, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो दूसरे स्टेट में भी एसटी हो सकता है वो दूसरे स्टेट में उसको वो एसटी स्टेटस ना मिला हो। बट फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट द प्रेजिडेंट हु रिकॉग्नाइजेज और डिक्लेयर्स और बेस्टोज द स्टेटस ऑफ एसटी कम्युनिटी, इट इज़ प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति दर्जा देते हैं, ये आप याद रखिएगा। ओके और ये किया कैसे जाता है ये हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। दिस इज योर आर्टिकल 342। प्रेसिडेंट में विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी where it is a state after consultation with the governor thereof by public notification specify the tribes or tribal communities or parts of groups within tribes or tribal communities which shall for the purpose of the constitution is deemed to be scheduled tribes in relation to the state or UT as the case may be। आर्टिकल 342 ये स्टेटस देता है एसटी का। एम्पावर्ड कौन है? प्रेसिडेंट है, जो कंसल्ट करेगा। अगर राज्य में करना है तो गवर्नर से पूछ लेगा बताओ कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, बट द एंड प्रेसिडेंट खुद डिक्लेयर और रिकॉग्नाइज करता है। ओके तो ये हमने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को भी देख लिया है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में मनी बिल आता है, संसद में धन विधेयक बिल, उसको लेके करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट इज आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। जो आर्टिकल 109 है उसके अंदर मनी बिल को लेके स्पेशल प्रोसीजर की बात की गई है, उसका प्रोसीजर ले डाउन है। देखिए अब एक पहले यूपीएससी का माइंड सेट कैच करते हैं हम, उसने क्वेश्चन फॉर्म किया है ना। देखिए जनरली जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना उन्होंने ये पढ़ा होता है कि आर्टिकल 110 जो है ना उसमें जिक्र होता है मनी बिल का, तो उसके अंदर मनी बिल की डेफिनेशन है, टू बी प्रिसाइज आर्टिकल 110 में इसकी डेफिनेशन है। अब एस्पिरेंट्स हड़बड़ी में क्या सोचेंगे कि हाँ ये तो आर्टिकल 109 में क्यों होगा, हमने तो आर्टिकल 110 पढ़ा था, मनी बिल की डेफिनेशन उसी में होंगी सारी चीज़ें। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 110 में तो उसकी डेफिनेशन है कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ मनी बिल, उसका स्पेशल प्रोसीजर नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में आप सोचोगे ये तो 110 हमने पढ़ा है, और आपसे गलती करवाने के लिए ही उसने पहले नंबर पे ये ऑप्शन रखा। यूपीएससी कुड हैव रिटन दिस स्टेटमेंट एट नंबर 3 ऑल्सो और एट नंबर 4, बट उसने फर्स्ट नंबर पे ही क्यों लिखा कि आप जैसे ही जल्दी करें, साइकोलॉजिकली खेलती है ना वो आपके माइंड सेट से कि जल्दबाजी में आप क्या करेंगे, आप बस इसको गलत मान लेंगे और जहाँ पे 1 है उसको एलिमिनेट करके बी मार्क करके आ जाएंगे और आपका गलत हो जाएगा। ओके दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। 109 में ही स्पेशल प्रोसीजर है, 110 में तो डेफिनेशन है उसकी, और 110 को सब पढ़ते हैं, इसको कोई पढ़ के ही नहीं जाता, और ना ये जनरली कन्वेंशनल स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ दिया होता। सेकेंड इज ए मनी बिल सेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एक जो मनी बिल है, धन विधेयक बिल है, वो राज्यसभा में नहीं आएगा। सही बात है, वो वहाँ राज्यसभा में नहीं आएगा, वो तो लोकसभा में आता है। तो 1 और 2 तो करेक्ट हो गए आपके, तो बी तो अब आपका होगा नहीं। ओके और डी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका 2 करेक्ट है तो 2 इज़ नॉट गिवन इन डी ऑप्शन। यहाँ ये भी नहीं होगा बिकॉज 1 इज़ नॉट हियर। और 3 देखते हैं, राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा मनी बिल को या तो अप्रूव करेगी या उसमें चेंजेस सजेस्ट करेगी, बट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। यस दिस इज करेक्ट, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है विस मनी बिल, नोट द राज्यसभा। तो 3rd भी करेक्ट है। एंड 4th, अमेंडमेंट टू ए मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। जो मनी बिल में अमेंडमेंट्स राज्यसभा सुझाव देती है, जिन अमेंडमेंट्स का ये बदलाव किया जाए, दे हैव टू बी एक्सेप्टेड, वो लोकसभा उन्हें स्वीकार करेगी। नो दिस इज रॉन्ग, इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी और नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ राज्यसभा ऑन मनी बिल। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके सो ऑप्शन गलत हो गया आपका 4B। सो करेक्ट आंसर जो हो गया दैट इज सी ऑप्शन। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप ये देखिए कि मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। ये जो स्पेशल प्रोसीजर जो है ना मनी बिल का, ये सारी बातें ये आर्टिकल 109 में है।
आर्टिकल 110 में तो उसकी डेफिनेशन है बस। तो आप देख लीजिए, ये सारे पॉइंट इस एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ लीजिएगा। मनी बिल केवल काउंसिल ऑफ स्टेट्स में आएगा एंड सो ऑन, सारी बातें लिखी हुई हैं ना। ये जो मेरी पीडीएफ है ना, इसकी जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ एमसीक्यूज, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप बादल सर एजुकेशन में मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल के में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको लेके आपको ये स्टेटमेंट देखना है और एग्जामाइन करना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन, जब लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने का जो मोशन है या रेजोल्यूशन है दैट इज अंडर कंसिडरेशन, तो वो क्या क्या कर सकता है। ही सी शैल नॉट प्रेजाइड, सेकंड ही सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, एंड थर्ड ही सी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। देखिए, अब एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आपको नहीं पता कोई भी ऑप्शन, बट अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखें कि ही सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ये कितना एक्सट्रीम है अपने आप में कि भाई आप किसी को हटा रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको अपना ओपिनियन भी नहीं रखने दोगे। फिर डेमोक्रेसी क्या हुई, वो अपने विचार तो रखेगा ना। तो अगर आप उसको बोलने ही नहीं दोगे, ये तो बड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो 2 गेट्स एलिमिनेटेड। अब जहाँ 2 है दैट ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड और 1 आपका करेक्ट आ गया। आपने पढ़े भी नहीं बाकी ऑप्शंस, देखिए चाहे आपको नॉलेज थी या नहीं, यू अराइव्ड एट द राइट आंसर। बट एक बार देखते हैं, सही बात है, जब स्पीकर को हटाने का मोशन अंडर कंसिडरेशन है ना तो वो प्रेजाइड नहीं करता। एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट कि व्हेन ए रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन, तो जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ना ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन, ये भी इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। बिकॉज जब उसको हटाया जाएगा ना तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करेगा। बिकॉज जनरली या नॉर्मली लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता, वो वोट उसके पास कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट यानी जब मामला टाई हो जाता है ना, मैटर बराबर हो जाता है, तो स्पीकर उसको अपने वोट से डिसाइड करता है, कास्टिंग वोट से, ना कि किसी दूसरे उससे। तो फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट कर सकता है जब उसको हटाया जाने का जो रेजोल्यूशन है वो अंडर कंसिडरेशन है तो। और जनरली वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता नॉर्मली जब वो अपनी पोजीशन पे रहता है तो, लेकिन जब उसको हटा रहे हैं तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में कर सकता है। एंड स्टेटमेंट इज ऑपोजिट की वो नहीं कर सकता, ये भी गलत है। तो 1 आपका करेक्ट हो गया। ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, जब स्पीकर को हटाने का रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है, ही कैन नॉट प्रेजाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस, दिस इज ऑल्सो गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। दो ही में बी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट रहेगा। ही कैन स्पीक, वो बोल सकता है, क्वेश्चन बोल रहा था ही कैन नॉट स्पीक। एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एट सच टाइम एंड वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस दो नोट इन केस ऑफ इक्वेलिटी ऑफ वोट्स। ये मैंने आपको यहाँ समझा ही दिया है यहाँ पे कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करेगा अब जब उसको हटाया जाना है तो, या किसी और दूसरे मैटर पे भी कर सकता है ना। 14 दिन का नोटिस दिया तो जाता ही है ना, बट वो कास्टिंग वोट नहीं होगा। जो उसकी कास्टिंग वोट की प्रिविलेज है ना ये छीन ली जाती है। कल को स्टेटमेंट आ जाए कि अगर कोई रेजोल्यूशन लोकसभा के स्पीकर को हटाया जाता है तो ही स्टिल इंजॉयज कास्टिंग वोट, नो, उसके बाद उसका कास्टिंग वोट की जो प्रिविलेज है वो नहीं रहती। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत के संसद के ऊपर सवाल आ गया अब आपको। ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। एक जो बिल है जो लोकसभा में पेंडिंग है, वो लोकसभा जब डिसोल्व होती है तो वो बिल भी क्या बोलते हैं, लैप्स हो जाता है, दोबारा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उसको, नई लोकसभा आएगी तो। ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। एक बिल जिसे लोकसभा ने तो पास कर दिया लोकसभा ने, बट अब वो राज्यसभा में पेंडिंग है, यहाँ से पास होकर इधर चला गया, तो वो बिल भी लैप्स हो जाएगा, बताइए। एंड थर्ड इज ए बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज हर इंटेंशन
टू समन द हाउस टू ए जॉइंट सिटिंग लैप्सिस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। एक ऐसा बिल जिसको लेकर राष्ट्रपति ने आदेश किया था कि इस बिल के ऊपर एक जॉइंट सिटिंग की जाएगी, तो ऐसा बिल भी लैप्स हो जाएगा। बताइए। नो, दिस इज रॉन्ग। जिस बिल को लेके प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग नोटिफाई कर देता है, समन दे देता है कि अब इसका मामला जो है हम जॉइंट सिटिंग में देखेंगे, ये कैसा बिल है, जॉइंट सिटिंग होगी इसको लेके, तो वो बिल लैप्स नहीं होता ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। सो थर्ड इज रॉन्ग। सो योर ऑप्शन सी एंड डी गेट्स एलिमिनेटेड। फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है कि कोई भी बिल लोकसभा में अगर पेंडिंग है तो वो लैप्स भी हो जाएगा, लोकसभा लैप्स होते ही। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, अगर कोई बिल लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा में पेंडिंग है ना, दैट टू लैप्सिस, वो भी लैप्स हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 1 and 2। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा यहाँ से कि कौन कौन से बिल लैप्स हो जाते हैं, कौन से नहीं होते होंगे, कौन से नहीं, जहाँ पे जॉइंट सिटिंग है, एज वेल एज वो बिल जिनको प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया है, रिकंसिडर करो, वो भी लैप्स नहीं होते, है ना। जॉइंट सिटिंग वाले भी लैप्स नहीं होते, एज वेल एज जिन बिल में मतलब प्रेसिडेंट की एसेंट की ज़रूरत है, बस सारे काम हो चुके हैं, वो भी लैप्स नहीं होंगे। और अगर कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा अभी गया नहीं है, अभी लोकसभा भेजा नहीं गया, अभी राज्यसभा में ही है, वो भी लैप्स नहीं होगा। लेकिन रिवर्स केस में लोकसभा में अगर पास होके राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो लैप्स हो जाएगा। तो जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है ना, वो पॉइंट नंबर एक तो 2 करता है, पॉइंट नंबर 2, और करता है पॉइंट नंबर 4 कि ये क्या लिखा हुआ है। ये सिंपल दोनों पॉइंट ये बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा के केस में कि किसी बिल को लोकसभा ने पहले पास करके राज्यसभा में भेज दिया ना, और वो राज्यसभा में पेंडिंग है, तो वो लैप्स हो जाएगा। लेकिन उल्टा देखते हैं कि किसी बिल को राज्यसभा लेके आई और अभी राज्यसभा ने उस बिल को लोकसभा में भेजा ही नहीं है, बस अपने पास ही रख रखा है, तो वो लैप्स नहीं होगा। ओके, ये मतलब है 2 and 4 पॉइंट का। आप अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छा MCQ, स्टैंडर्ड वाला MCQ था। जनरली मैनी एस्पिरेंट्स बोक डाउन अंडर प्रेशर और दे मार्क द रॉन्ग ऑप्शन। तो ये तो अच्छे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा, इन सभी को याद कर लीजिए आप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Prorogation of a house by the President of India does not require the advice of the Council of Ministers। जो हाउस की प्रोरोगेशन होती है ना, प्रेसिडेंट जिसे करता है वो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से नहीं करता। ये देखिए, हम जनरली जब भी पढ़ते हैं ना तो हम पता होता है कि प्रेसिडेंट जो भी करेगा एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से करेगा, और यहाँ रिवर्स लिखा हुआ है। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। प्रोरोगेशन। Second, prorogation of a house is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar to the President of India prorogating the house which is in session। जो एक हाउस का प्रोरोगेशन है वो जनरली हाउस की जो मीटिंग चल रही है वो एडजर्नड सिने डाई हो जाती है ना। एडजर्नड सिने डाई मीन्स टू टर्मिनेट द सिटिंग ऑफ द हाउस फॉर ए इंडेफिनेट पीरियड। एक हाउस की सिटिंग को जब आप एक इंडेफिनेट पीरियड के लिए पोस्टपोन कर देते हैं ना, तो दैट इज एडजर्नड सिने डाई, इंडेफिनेट पीरियड। तो प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस हो जाता है जब एडजर्नड सिने डाई होता है। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट हाउस को प्रोरोग कर सकता है जब उसका सत्र चल रहा है। तो दिस इज करेक्ट। प्रेसिडेंट जो है ना वो एक हाउस को, वो चाहे एडजर्नड हो जाए, एडजर्नड सिने डाई हो जाए, या वो अगर सेशन में है, तो सभी केसेस में उसको प्रोरोग कर सकता है। और थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है? थर्ड स्टेटमेंट सेज डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब लोकसभा भंग होती है ना, राष्ट्रपति जब लोकसभा को डिसोल्व करता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में भी करना पड़ता है कई बार, तो वो ऐसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करता है। बताइए कौन सा करेक्ट है इनमें से? अब सी, जो 3 है ना ये भी करेक्ट है एकदम, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
तो इस केस में आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन 2 एंड 3। फर्स्ट गलत था। जो प्रोरोगेशन है ना, प्रोरोगेशन, ये प्रेसिडेंट खुद अपने डिस्क्रिशन से नहीं करता, ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये थर्ड भी बिल्कुल सही है और सेकंड भी सही है ही, हमने देख लिया। बट 1 में गलती जो है वो मैंने आपको बता दी। अब इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट सिने डाई एंड प्रोरोगेशन। ये क्या होते हैं देखिए। अब प्रोरोगेशन की बात हो रही है सवाल में, तो सबसे पहले प्रोरोगेशन को ही समझा जाएगा। देखिए, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है ना हाउस का, वो हाउस को एडजर्न कर देता है, यानी हाउस की मीटिंग को थोड़ा सा पोस्टपोन्ड कर देगा 2 घंटे के लिए, 2 दिन या कुछ वीक्स के लिए, और या एडजर्न सिने डाई कर देगा। एडजर्न सिने डाई यानी इनडेफिनेट पीरियड के लिए कर देगा। इसके बाद अगले कुछ दिनों बाद ना प्रेसिडेंट नोटिस इशू करता है प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन का, यानी कि अब सत्र समाप्त हुआ। प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि अब जो सेशन है ना, जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है वो टर्मिनेट हो गया है। प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट में यही डिफरेंस है। एडजर्नमेंट जो होता है ना, वो एक सिटिंग होती है ना पार्लियामेंट की, उसको टर्मिनेट करता है डेफिनेट या इनडेफिनेट के लिए। इनडेफिनेट के लिए करेगा तो एडजर्नमेंट सिने डाई हो जाएगा, वो एडजर्नमेंट सिने डाई। और प्रोरोगेशन का मतलब है सिंपली हाउस का जो सेशन सत्र चल रहा है ना, उसको टर्मिनेट कर देना। ओके, तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज प्रोरोगेशन, तो सिंपली बोलना है प्रोरोगेशन इज टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस। जो सत्र चल रहा है ना संसद का, उसको ही आपने टर्मिनेट कर दिया, दैट इज प्रोरोगेशन। अब याद रखेंगे आप, पी से प्रोरोगेशन की स्पेलिंग शुरू होती है और पी से प्रेसिडेंट। तो आप ट्रिक याद रखिए जब भी याद आते हैं ये एग्जामिनेशन हॉल में कि प्रोरोगेशन कौन करेगा, प्रेसिडेंट, पी प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट। कल को वो लिख दें कि प्रोरोगेशन प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस करेगा, जो स्पीकर होता है, तो वो गलत होगा। तो देख लीजिए हमने इस एमसीक्यू में कितने कंसेप्ट देखे, राइट आंसर भी देखा एज वेल एज इनका डिफरेंस भी समझ लिया। ओके, ये देखिए आप, मैंने ये जो आपको सब कुछ समझाया है ना, उसी की ये एक्सप्लेनेशन है। आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Union Finance Minister on behalf of the Prime Minister lays the annual financial statement before both the houses of Parliament. Annual financial statement, Article 112। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना टर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज होता है बजट के लिए। बजट टर्म कहीं भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, देश के वित्त मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री के बिहाफ पे संसद के दोनों जो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ बजट को पेश करते हैं। ये सही है, करेक्ट है, ये बताना है। एंड सेकंड, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बताइए कौन सा करेक्ट है। मार्क योर आंसर। सी, फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है ना, ये जब ही आएगी जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करता है। ओके, और फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। सो अब एक्सप्लेनेशन ये आप देख लीजिए कि जो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स है ना, हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री अपनी ग्रांट मतलब नहीं होता भाई पैसा चाहिए, तो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट है ना, ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा की। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है वो डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग करे। ये देखिए आप, कल को स्टेटमेंट आ जाए दैट वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कैन बी डन बाय बोथ द हाउसेस। दोनों हाउसेस वोटिंग कर सकते हैं। नो, जो वोटिंग है ना वो केवल एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है डिमांड फॉर ग्रांट्स की, लोकसभा की ही। यानी लोकसभा ही डिमांड फॉर ग्रांट्स, पैसे का मामला जहाँ है वो लोकसभा की एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है। देखिए मनी बिल भी ऊपर देखा था केवल लोकसभा में आएगा। और वोटिंग है ना, दैट इज कन्फाइंड टू द वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट। बजट के 2 पार्ट होते हैं ना, वोटेबल, नॉन वोटेबल। नॉन वोटेबल जिसमें सैलरीज आती हैं जजेस की, उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते, वो तो दी जाएंगी। वोटेबल पार्ट, ओके। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे एंड दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर कमिंग प्रीलिम्स और इन वट एवर एग्जाम ऑफ एनी पब्लिक सर्विस कमीशन दैट यू आर प्लानिंग टू सिट, सभी में आपकी मदद होगी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा कथन ठीक है भारत के संविधान को लेके। देखते हैं क्या लिखा हुआ है नीचे। ए ऑप्शन सेज इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। ओके। बी सेज interstate migration is a state subject under the state list. C, interstate quarantine is a union subject under the union list. And D, corporation is a state subject under the state list. Students, देखिए इसकी मैं आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन आपको एक ट्रिक पता लगेगी। आप खुद देखेंगे कि तुक्का कैसे लगाना होता है और राइट आंसर पे कैसे पहुंचना होता है। ये ऐसा इतना किसी को नहीं याद कि कौन सी लिस्ट में, हर लिस्ट में 50-50, 70-70 एंट्री हैं, कौन क्या क्या याद रखेगा, कौन सा मैटर कहाँ है। ये देखिए इंटरस्टेट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। अब बिल्कुल आप एक चीज़ नोट करिए, चारों ऑप्शंस में यहाँ स्टेट लिस्ट है, यहाँ स्टेट लिस्ट है, यहाँ स्टेट लिस्ट है, और ये ऑप्शन सबसे डिफरेंट ऑप्शन है। ये एक ही ऑप्शन है जहाँ पे यूनियन लिस्ट की बात की है। यूपीएससी आपको मौका दे रहा है, वो मौका देता है अगर आप, इफ़ यू गाइज आर रेलेंटलेसली लॉजिकल एंड मेटिकुलस इन अप्रोच, वो मौका देता है आपको। अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं ना, तो आप खुद ही देख लीजिए। ये अगर आपको नहीं भी आता ना और आपको तुक्का मारना है, तो आप देखिए तीनों ऑप्शन में एक कॉमन चीज़ है, हर स्टेट लिस्ट लिखा हुआ है, और सी में एक अलग बात की है उसने, यूनियन लिस्ट की, और करेक्ट आंसर भी सी ही है। ओके, देखिए लोग कहते हैं यूपीएससी ने ये कहाँ से, इतनी लिस्ट कौन याद करेगा। भैया आप मान लिया इतनी लिस्ट नहीं याद होती, मेरे भी नहीं होंगी, किसी के नहीं हो सकती, ऑल इंडिया रैंक 1 के भी नहीं होंगी, उसको नहीं होगी, बट यही अप्रोच लगानी है कि देखिए ऑप्शंस से ही आंसर निकलते हैं। अगर आपकी अप्रोच लॉजिकल है ना, आप 6 से 7 एमसीक्यू ऐसे निकाल लेंगे प्रीलिम्स में केवल इसी तरीके से। अब एक और तरीका इसको ठीक करने का, देखिए क्वारंटाइन है, इंटरस्टेट क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब है जब सरकार आपको प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है कि आप मूवमेंट मत करो बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज और एनी पेंडेमिक। जो कोविड पेंडेमिक आया तो खूब क्वारंटाइन किया भी गया, लोगों को बोल दिया गया था, इंस्ट्रक्शन थे कि आप अपने जो प्लेसेस हैं वहीं कन्फाइन हो जाइए, बस वहीं घर पे ही रहिए। तो ये केंद्र सरकार करती है, ऐसा केंद्र सरकार ने किया। बहुत स्टेट्स को नाराज़गी भी हुई थी फेडरलिज्म के इशू को लेके, इस पर डिबेट भी था, आर्टिकल भी था। तो ये भी ऑप्शन यहाँ देख के आप तुक्का मार सकते थे कि ये यार कुछ नया सा डिफरेंट सा लग रहा है, कहीं यही तो नहीं है। बिल्कुल, जब तुक्का लगाना होता है ना तो इसी अप्रोच से लगता है स्टूडेंट्स। ओके, तो आज का जो वीडियो है दैट कम्स टू एन एंड हियर। हमने 2024 के जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे वो सारे देख लिए हैं, पॉलिटी के। अगले वीडियो में हम हिस्ट्री के देखेंगे। तो अब से मेरी यही अप्रोच रहेगी, मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस लेके आया करूँगा। पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस 1 साल के। एंड स्टूडेंट्स, हम यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा सिविल सर्विस, ओके, एंड यूपीएससी के, सबसे पहले यूपीएससी के से ही शुरुआत की हमने, इनके सभी के पीवाईक्यू लेके आऊँगा मैं 15 ईयर्स के। ओके, अभी हमारा यूपीएससी का 2024 एमसीक्यू सीरीज चल रही है, 3rd पार्ट है उसका, ये एक और पार्ट आएगा। फिर ये 2024 ख़त्म होते ही हम 2010 वाला पेपर उठाएंगे, उसके बाद फिर 2011, फिर सीक्वेंस में आ जाएंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये मेरी जो सीरीज़ आ रही है पीवाईक्यू एनालिसिस में, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी कि आप वो ट्रैप्स आइडेंटिफाई कर पाएँ जो यूपीएससी अपने एमसीक्यूज़ में रखती है, एंड आपको मदद करेगी कि टू फाइंड दोज टू डेवलप दोज एनालिटिकल एंगल्स दैट यूपीएससी प्रेफर्स। तो आप इन सब चीज़ों पे काम करिए। अब आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स टू ऑल।